तो अपन लास्ट क्लास में जब पढ़ रहे थे तो अपन ने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया था, वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना, कि लेंथेनाइड्स कौन से हैं, एक्टिनाइड्स कौन से हैं। लेंथेनॉइड को अपन रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, अब नहीं बोलते, क्लियर है। और लेंथेनाइड में जो प्रमोट किया मैं, जो पीआर वाला, सॉरी पीएम वाला, ठीक है, वो क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है। क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है। हमारी बात, और सिंथेटिक भी है। और क्या है, सिंथेटिक, सिर्फ एक ही है। उसके बाद अगर अपने एक्टिनाइड्स में बात करें तो शुरू के 3 को छोड़ के बाकी सारे सिंथेटिक है। और रेडियो एक्टिव तो सारे ही है, रेडियो एक्टिव तो सारे ही है। ये हमारी बात लास्ट क्लास में हो गई थी। हो गया तेरा आई प्लस सही। वेम्पायर जी ली तूने, वेम्पायर वाली जिंदगी। चलो जी, अब देखो बेटा ध्यान से कि अपन ने क्या पढ़ना है बेटा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। तो बेटा मेटल क्या होते हैं ध्यान समझो, कि अगर अपन सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे मेटल के बारे में, ठीक है। तो मेटल क्या होता है बेटा, एक मिनट रुको, मैं मार्कर दूसरा देता हूँ, एक मिनट में। नहीं बदमाशी ना कर चोरी। तो देखो बेटा मेटल की बात करें कि भाई मेटल कौन है इनमें सब में से, देखो बेटा ध्यान से। तो बेटा मेटल की अगर अपन बात करें, हेलो हो गया भाई, हाँ जी। देखो एस पी डी एफ ब्लॉक, अगर अपन चारों में बात करें तो अगर अपन में क्लासिफिकेशन करें तो मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में कर सकते हैं। सबसे पहले आता है मेटल। क्या आता है बेटा, मेटल। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल में क्या है बेटा, मेटल है। क्या है बेटा, और कहां पर है, मोस्ट ऑफ टाइम किधर है बेटा, लेफ्ट साइड में। क्लियर है? इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूजुअली एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सबके सब यूजुअली क्या होते हैं, सॉलिड। मरकरी को छोड़ के, किसको छोड़ के, पर मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत है, ज्यादा होता है। इसी तरह दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन गैलियम और सीजियम। रूम टेम्परेचर बोलते हैं 27 डिग्री, कितने डिग्री को बोलते हैं, और 27 डिग्री पे तो भाई साहब ये क्या है, सॉलिड ही है। क्या है बेटा, सॉलिड। क्योंकि बेटा 27 डिग्री का मतलब हो गया 300 केल्विन। पर इनके जो मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कितने हैं, 303 और 302। तो ये कौन है, गैलियम और सीजियम। ये जो गैलियम है ना बेटा, ये तो गेल्ला ही है। क्या है बेटा, गेल्ला। एक मारवाड़ी वर्ड होता है गेल्ला, जिसका मतलब होता है बावड़ा। क्या होता है बेटा, बेवकूफ। तो ये गैलियम तो क्या है बेटा, गेल्ला है। क्या है बेटा, इसके आगे अपन पढ़ते जाएंगे तो हर बार ये प्रॉपर्टी में ऊंचा नीचा करता ही रहेगा। तो गैलियम तो क्या है बेटा, गेल्ला है। क्या है बेटा, और सीजियम तो चलो ठीक है, इसको तो मान लिया, एक दो गलती करता, ज्यादा नहीं करता। तो इन दोनों की क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो आपसे पूछे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, जबकि गर्मियों में तो पिघले रहते हैं। गर्मियों में तो पिघले, क्योंकि गर्मियों में 27 से ज्यादा रहता है टेम्परेचर। क्लियर है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर मेलेबल, ये क्या होते हैं बेटा, मेलेबल होते हैं। मेटल्स को खूब मेलेबल करा सकते हो, शीट बना सकते हो। और साथ में क्या होता है बेटा, इनसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ वाइट्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बनाता है नॉन मेटल्स। क्या आता है बेटा, नॉन मेटल्स। तो बेटा नॉन मेटल्स क्या है बेटा, इनको टॉप राइट साइड में, इस साइड में बेटा सारे नॉन मेटल, वो भी टॉप में ऊपर की तरफ, नीचे मेटल्स हैं। इधर भी नीचे क्या है बेटा, मेटल। पीरियोडिक टेबल में आप इधर बोरॉन से इधर देखो तो ऊपर ऊपर के ही है बेटा नॉन मेटल, नीचे क्या है, मेटल। तो देयर आर प्लेस इन टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल एज वी मूव हॉरिजेंटल। अगर हम क्या करें बेटा, हॉरिजेंटल मूव करें अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड, अगर हम इस तरह से जाते हैं तो नॉन मेटलिक, मेटलिक कैरेक्टर घटते हैं और नॉन मेटलिक कैरेक्टर है बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज मेटलिक टू नॉन मेटलिक। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो ये यूजुअली सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। यूजुअली गैस, सॉलिड और गैस है, दोनों होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर बोरोन और कार्बन नहीं है बेटा, बोरोन का कार्ब बहुत ज्यादा होता है। बोरोन की B12 स्ट्रक्चर होती है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक्सोहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, एक्सोहेड्रल स्ट्रक्चर। और कार्बन तो बेटा लंबी लंबी कार्बन चेन बनाता है। हमारी भाषा में बोरोन और कार्बन छोड़ के इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम ही होते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल एंड नाइदर मेलेबल और डक्टाइल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटा, कंचल होती है ना,
उसको छोटे टुकड़े को ऐसे दबा के तोड़ने की कोशिश करो, टूटेगा नहीं। ग्रेफाइट है। आप नॉर्मल ये वाली पेंसिल नहीं हो जो नॉर्मल आती है जिसको अपन शॉर्पनर से यूज करते हैं, वो वाली से उसमें से निकालो इसके पेंसिल को और उसको ऐसे दबाओ, ऐसे छोटे से टुकड़े को लो, ऐसे दबाओ, टूटेगा नहीं, पर ऐसे करके यूं करो टूट जाएगा। हमारी बात में इसे जैसे आइस होती है, तो आइस को आप ऐसे पकड़ के दबाओ बेटा, नहीं टूटेगी। लेकिन आइस को रख के आप बीच में एक टुकड़े पर बीच में ऐसे पेचकस रखना ऊपर से, न कोई भी चाकू रख के ऊपर से मारना, बीच में टुकड़े हो जाते हैं अलग, दो टुकड़े हो जाते हैं, मतलब एक जगह से आपने किया पूरा अलग हो जाता है। जबकि आप लोहे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप लोहे को रख के एक जगह से काटोगे, ऐसा नहीं कि पूरा लोहा टूट के अलग आ गया। आ रही बात में? जबकि आप इनमें किस में देखोगे बेटा, नॉन मेटल्स में आप खूब देखोगे, इनके अगर सॉलिड है तो ब्रिटल होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं ना बेटा, आप बीच में से मारो पत्थर टूट के अलग हो जाता है, ऐसा में। तो ये होता है ब्रिटल प्रॉपर्टी। लेकिन ये मेलेबल नहीं होते, क्या नहीं होते बेटा, मेलेबल नहीं होते। आ रही बात में? और डक्टाइल भी नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटलॉइड्स, किसकी बात करते हैं बेटा, मेटलॉइड सेमी मेटल होते हैं, मतलब इनमें मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। कौन कौन है बेटा, सिलिकॉन है, यूरेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। तो मैंने आपको कल बनाना सिखाया था बेटा इसमें। और ये क्या था, ओ स्टाइल से। तो अगर अपन में बात करें तो एक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, यही है बेटा। ये आपके क्या है, नॉन मेटल, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं बेटा नए टॉपिक पे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, किसकी बात करते हैं बेटा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिर्फ एटॉमिक नंबर 100 या उनसे ज्यादा वालों के लिए डिफाइन है, उससे पहले डिफाइन है। आगे बात में किस तरह से डिफाइन करना है कि अगर जीरो है उसको नील लिखना है, क्या लिखना है, नील। अपन बचपन में पढ़ते हैं नील बट्टा सन्नाटा, तो वही नील, वही नील। क्लियर है। एक को एन लिखना है, एक को क्या लिखना है, एन। दो को बाई लिखना है, दो को क्या लिखना है, बाई। आगे बात में तीन को ट्राई लिखना है, तीन को ट्राई। चार को क्या लिखना है, क्वाड। टेट्रा नहीं लिखना है, बस एक दो में ध्यान रखना है, इसको क्या लिखना है, क्वाड। पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप नहीं सेप्ट, क्या लिखना है, सेप्ट। कि सर यार क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ दोनों का सिंबल सेम हो जाएगा, इसका एच और इसका भी एच हो जाएगा, इसलिए अलग रखा है, सेप्ट। आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन नहीं लिखना है, इन, क्या लिखना है। आगे बात में तो क्या है बेटा, जीरो को नील, एन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। आगे समझ में। अब नाम कैसे लिखना है बेटा, इसके नाम लिखने के लिए क्या होता है, पहले तो हमें नाम लिखना है, लास्ट में सफिक्स में आईयूएम लगाना होता है, क्या लगाना होता है, सफिक्स में क्या लगाना होता है, आईयूएम। तो अगर अपने को 100 का नाम लिखना है तो पहले देखो 1 का नाम लिखो, क्या हो जाएगा, एन नील, नील, तो एन नील नील। आगे समझ में। और नाम के पीछे क्या लगा दो, आईयूएम। अब जैसे 101 का लिखना है तो क्या होगा, एन नील, एन ईएम। ईएम क्या है बेटा, इसका सफिक्स, क्या है बेटा, सफिक्स। 102 का क्या होगा, एन नील, एन नील आई, ये होना चाहिए था बेटा। अब ये अंग्रेजी का लोचा, दो वोवल सारे आई आई, क्या रहे बेटा, एक आई को उड़ा दो, एक आई को, ये ध्यान रखना बेटा ना, एन नील बाई आई यू एम, फिर एक आई उड़ा दो, एक आई उड़ा दो। सेम देखो, एन नील ट्राई ई एम, एक आई उड़ा दिया हमने, यहाँ दो आई होने चाहिए थे ना, आई यू एम का भी आई आना चाहिए था, एक आई उड़ा दिया। 104 का एन नील क्वाडियम, ऐसे सबका लिख लोगे बेटा। जैसे 109 का लिखना है तो एन नील इन। 117 का क्या होगा, एन नील पेप्टियम, एन एन सॉरी। 107 का एन नील सेप्टियम, और 117 का एन एन। बोलो कोई दिक्कत है, ये नाम लिखना। अब हमें इनका सिंबल बनाना है, तो सिंबल बनाते समय जो नाम लिखा है प्रत्येक अक्षर का पहला अक्षर ले लो, तो एन का क्या लोगे, यू, नील का क्या लोगे, एन, और इसका क्या लोगे, एन, तो यू एन एन। सफिक्स का नहीं लेना है, सफिक्स का पहला अक्षर है, नहीं लेना है, बता दो। बोलो कोई दिक्कत है, सफिक्स का पहला अक्षर है, नहीं लेना है। आ रही बात में, सफिक्स का पहला अक्षर है, नहीं लेना है। जैसे इसका लिखना है तो एन है, तो यू एन टी। आई बात में, इसका यू, सफिक्स का पहला अक्षर नहीं लेना, ध्यान रखना बेटा, गलती कर जाओगे। किसका लेना है, सिर्फ नाम का, सफिक्स तो सब में सेम ही है,
तो सिंबल सिर्फ नाम का लिखना है। किसका लिखना है? नाम का। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, अब अपना आगे चलते हैं। ये तो बेटा यहां तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा। अब इससे थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। पीरियडिक क्या लिखा है? प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड। हमें क्या करना है बेटा? हमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन आएगी और हमसे उम्मीद करेगा कि आप प्रिडिक्ट करो। आप क्या करो बेटा? प्रिडिक्ट करो कि कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है। तो बेटा हमें जो सबसे पहले प्रिडिक्ट करना होता है वो पीरियड प्रिडिक्ट करना है। क्या प्रिडिक्ट करना है? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देगा और पूछेगा प्रिडिक्ट करो ये कौन सा पीरियड का है। तो आपको किस तरह से प्रिडिक्ट करना है ध्यान से समझो। आपको सबसे पहले प्रिडिक्ट करना है पीरियड, और पीरियड पता करने का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है उसमें सबसे बड़ा क्वांटम नंबर ढूंढो। क्या ढूंढो बेटा? सबसे। इस बात से कोई लेना देना नहीं है बेटा कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें भरा था या नहीं भरा। हमें इससे कोई लेना देना। हमें तो सबसे बड़ा क्या देखना है बेटा? क्वांटम नंबर। पीरियड सबसे बड़ा, लास्ट इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना। सबसे बड़ा क्वांटम नंबर देखो। जैसे आपको सबसे बड़ा क्वांटम नंबर मिला आपने उसी को पीरियड बोल देना है। उसी नंबर को क्या बोल देना है? पीरियड। जैसे मैंने लिखा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। तो इसका पीरियड क्या होगा? 4। सबसे बड़ा क्वांटम नंबर 4। आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं गया, फिर भी क्वांटम नंबर कौन है? 4। समझा क्या? पक्का? चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? ब्लॉक के लिए क्या करना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिट में गया था या जिस ऑर्बिटल में गया वही ब्लॉक है। वही अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी और एफ गया तो एफ। आगे बात में एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले एनएस आता है। पहले क्या आता है? एनएस आता है, फिर n-2 एफ आता है, n-1 डी आता है और np आता है। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझना, ये एनएस के बाद की बात है। किसके बाद की बात है? एनएस के बाद आता है n-2 एफ, उसके बाद n-1 है डी आता है, और फिर np एनर्जी वाइज भरे तो एनर्जी वाइज भरे तो। आ रही बात में? ऐसा नहीं कि 6s आ गया तो 6s के बाद में आएंगे, मतलब np से पहले। n-1 डी से पहले क्या आएगा? n-2 एफ। लेंथेनाइड में नहीं ऐसा। लेंथेनम जो है उसको 5d है, उसके बाद आता है। ऐसे लेंथेनम में तो 5d आता है, उससे पहले एफ नहीं आता। उससे पहले एफ है। ध्यान रहे इस बात को, लेंथेनम में नहीं आता है। उसके बाद में जितने भी एलिमेंट है उनमें अगर n-1 डी है तो n-2 एफ भी होगा। आगे बात समझ में? ये चीज ध्यान रहे, इसको लिख लो अपने कॉपी में। अच्छा बावड़ी सी अब लिख लिया बेटा सबने? अब देखो ध्यान से, चलो बात करते हैं ग्रुप की। किसकी बात करते हैं? ग्रुप की। हमें ब्लॉक पता लग गया, पीरियड पता लग गया, ग्रुप। तो पहले आपको ब्लॉक पता लग जाए कि एस है। अगर एस ब्लॉक का है तो ns1 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? ग्रुप फर्स्ट की। और ns2 किसकी होती है? ग्रुप ए सेकंड की। आगे बात में अब मुझे पता है पी ब्लॉक शुरू ही ग्रुप नंबर 13 से होता है, तो 12 तो मैं पहले जोड़ूंगा सीधा सीधा ही, जो नंबर 13 से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या देखना है? आउटर मोस्ट पी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। किसके बेटा? पी सब ऑर्बिट। ऑर्बिट नहीं बोल के पी सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट। तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब ऑर्बिट। आउटर मोस्ट जो पी सब ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन को 12 में जोड़ना है। कितने में जोड़ना है? आपको क्या मिल जाएगा? ग्रुप क्या मिल जाएगा? समझा क्या? नेक्स्ट देखो, अब अगर हमें डी का पता करना है, किसका पता करना है? तो डी के लिए आउटर मोस्ट एस भी देखना है, आउटर मोस्ट डी। जो आउटर मोस्ट एस है और जो आउटर मोस्ट डी, ऐसा नहीं देखना कि दोनों आउटर मोस्ट है क्या, नहीं। जो भी आपका आउटर मोस्ट एस है और आउटर मोस्ट डी, दोनों को देखना है और दोनों का सम करना है। जैसे ये वाला है भी लिखा था, इसमें आउटर मोस्ट डी है 3d और आउटर मोस्ट एस क्या है? 4s। दोनों को देखना है, डी का आउटर मोस्ट भी और एस का भी आउटर मोस्ट। तो और एस का आउटर मोस्ट कौन है? 4s, और डी का कौन है? 3d। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में? 6। कितने बेटा? तो ग्रुप कौन सा होगा? 6। अरे बोलो कोई दिक्कत है इसमें? आउटर मोस्ट एस और डी दोनों देखने। समझा क्या? चलो जी, एफ ब्लॉक के लिए कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ग्रुप 3 में रहता है। हमेशा कौन से में रहता है? ग्रुप ए 3 में।
बी में 3 है तो ग्रुप कौन सा है पी का? हाँ माता हाँ। 12 से स्टार्ट, 13 से स्टार्ट होता है तो नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा ना। 12 मोजले में तो 13 से 18 ये मोजले क्या, इसमें बोहर वाले में लॉन्ग पीरियड में तो 13 से 18 ही है। बच्चे से उगले हो रहे हैं, मारना पड़ेगा बेटा इन्हें। अब देखो ध्यान से, तो बेटा हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 2। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड। फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो एस ब्लॉक का है, और एस ब्लॉक में बेटा एस वन है मतलब ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप क्या है, फर्स्ट। समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा इसमें आखिरी सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है, 4, 4 में गया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो 4s में गया है कि 3p में गया है, देखो ns होता है उसके बाद np आता है, तो 4s के बाद 4p आता तो मानता मैं, 4s के बाद तो 4p नहीं है, तो इसका मतलब 4s आउटर मोस्ट है। 4s क्या है, ये भी ना चमके तो n प्लस एल लगा लेना, क्या लगा लेना, और मैं तो कहता तुम यही चमकाओ ज्यादा अच्छा है, ns n माइनस टू एफ, ये लेंथेनाइड के बाद में वरना नहीं है, n माइनस वन डी और np। तो 4s के बाद 4p होता तो उसे आउटर मोस्ट मानता, n माइनस वन पी को आउटर मोस्ट नहीं मानूंगा, तो 4s आउटर मोस्ट, इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, s में, और आखिरी इलेक्ट्रॉन s में गया है, s2 है तो कितना हुआ, 2। आगे समझ में? कोई बात नहीं, आराम से, हाँ हाँ, फोन ऑन बजते रहते हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वन देखो, ए जानवर बच्चे, आप ऐसे भी देख सकते हो, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4, 3 और 1 4 है, n प्लस एल, पी n तो 3 और p के लिए 1 4, 4s2 के लिए भी कितना है, 4। जब n प्लस एल सेम आ जाए तो क्या देखो n, तो 4s की एनर्जी ज्यादा है। ये काम भी कर सकता है, कभी कभी कंफ्यूज भी कर, दोनों तैयार रखो, दोनों तैयार। अब देखो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन साफ दिख रहा है, देखो ns के बाद np है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p में। अब कोई शाना बच्चा कहेगा सर आपके n माइनस वन डी और f तो है ही नहीं, लेकिन बेटा आउटर मोस्ट 2p है, तो 2 से एक कम क्या होता है, 1, 1d होता है क्या, नहीं। 2 माइनस जीरो 2 क्या होता है, जीरो, जीरो f होता है क्या, नहीं, इसलिए नहीं आई। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा क्वांटम नंबर तो 2 है, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में गया। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 3 तो आउटर मोस्ट p में है, और 12 प्लस 3 कितने हुए, 15। इसमें देखो बेटा ध्यान से, 4s2 3d10 4p, देखो ns n माइनस वन डी np, इसका मतलब आउटर मोस्ट तो यही है। वैसे सबसे बड़ा क्वांटम नंबर 4 है, आखिरी इलेक्ट्रॉन p में गया है तो कितना, 12 4 16। इसमें देखो बेटा 4s2 फिर 3d, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, 3d में, किसमें गया है, 3d में। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन बेटा 3d में गया है तो हमें पता, पहले तो सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है, 4, फिर आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में, तो ब्लॉक कौन सा हुआ, डी, और जब ब्लॉक डी है तो आउटर मोस्ट डी और आउटर मोस्ट है दोनों जोड़ो। आगे बात में, इसमें देखो बेटा ध्यान से, एन एस एन माइनस वन डी, तो मुझे पता आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है, किसमें गया है, डी में गया है। अब देखो यहाँ बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि सर 4s1 3d5 दोनों खाली पड़े, कई बार पहले तो पीरियड तो पता करा हुआ है, 4 है, आउटर सबसे बड़ा क्वांटम नंबर देख लो। अब कंफ्यूज होता है कि एस में और डी में से आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया होगा, तो देखो कंफ्यूजन की रीजन क्या है कि हमें पता है बेटा डी ब्लॉक में बहुत बीमारी है, बहुत बार आपको हाफ फील्ड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी, वो एस आगे जाएगा तो कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं ये फॉलो करने कर रहा हूँ। एनएस के बाद अगर n माइनस वन टू एफ है या n माइनस वन डी खाली है तो n माइनस वन डी आउटर मोस्ट होगा, n माइनस वन डी क्या होगा, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट कौन है, 3d5, कौन है बेटा, 3d5 मतलब डी, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, डी। और बेटा 5 आउटर मोस्ट एस और आउटर मोस्ट डी दोनों गिनने हैं तो 6, और ये देखो क्रोमियम है, कौन है, बीमारी है ना डी में तो बहुत सारी, इसलिए मैं इससे कह रहा हूँ, इससे तैयार करो, गलती नहीं होगी, क्या नहीं होगी गलती। अब देखो बेटा 5s1 ये क्या लिखा है, 4d4, फिर से हमें पता लग गया कि ns n माइनस वन डी, इसका मतलब आउटर मोस्ट कौन, n माइनस वन डी वाला ये, पीरियड तो पता कर लिया 5 है, डी 4 1 5, आउटर मोस्ट डी और एस दोनों को जोड़ना, ध्यान रहे गधों गलती कर दोगे, आउटर मोस्ट डी और एस से दोनों को। आगे बात में, अब देखो ध्यान से, ns n माइनस वन डी n माइनस टू एफ,
मतलब एफ खाली है, आउटर मोस्ट एफ है। आउटर मोस्ट कौन है? पर पीरियड तो छठा है बेटा, आउटर मोस्ट एफ है तो एफ हुआ, और एफ वालों को तो हम पूछते ही नहीं है। इसको आउटर मोस्ट एनएस है, तो आउटर अगर और कुछ नहीं लिखा हुआ तो एनएस आपका आउटर मोस्ट होगा, जैसे ये वाला है, यहाँ 4s है, तो क्या आपके पास n माइनस टू एफ है? नहीं। n माइनस वन डी है? नहीं। np है? नहीं। इसका मतलब आउटर मोस्ट एनएस है। आउटर मोस्ट कौन है? एनएस। अगर मेरे पास np आया, जैसे इसमें मैंने देखा कि आपके पास 6s2 सबसे बड़ा है, एनएस यही हुआ। अब अगर ये सबसे बड़ा एनएस का मतलब सबसे आउटर मोस्ट 6s है, ये आउटर मोस्ट वैसे है, लेकिन एनर्जी भरते समय आउटर मोस्ट से थोड़ी भरते हैं, तो 6s हुआ। क्या हुआ? 6s। तो 6s में आप देखो n माइनस वन डी है क्या? n माइनस वन डी भी है और n माइनस टू एफ भी है। n माइनस टू एफ आपका आउटर मोस्ट है। आप देखो ना, अपने 5d1 के बाद 4f7 भर रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हो? 4f में। किस में भर रहे हो? f में भर रहे हो। आगे बस में फिर भी ना समझ में और तरीका बता देता हूँ। जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। 54 और 7 कितने हुए? 61। 61 और 1 कितने हुए? 62। और ये कितने में? 64। एटॉमिक नंबर क्या है? 64। एफ वालों में दिक्कत आएगी तो उनके लिए बता रहा हूँ, 58 से लेके 71 सारे क्या है? एफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन गिन ले, क्या गिन ले? ना चमके एक दिन तरीका है, दूसरा देख, क्या गिन ले? इलेक्ट्रॉन गिन ले। क्या गिन ले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 64 है, और मुझे पता है 58 से लेके 71 किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में। हो गया एफ ब्लॉक। मैं समझ में आने दे तरीका, दूसरा देख लो। इलेक्ट्रॉन गिन नहीं सकती है, इलेक्ट्रॉन में एक्सपर्ट हो जाओ। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें बताया रखे कैसे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सिखा रखा है ना कि भाई डी ब्लॉक का याद रखो तो अंदाजा लग जाएगा, इधर डी ब्लॉक है, इधर एस ब्लॉक है, बचा हुआ एफ ब्लॉक है। ये है बेटा। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ। एनएस 6s2, n माइनस टू एफ भरा हुआ है, n माइनस वन डी भी भरा हुआ है, np तो मतलब सबसे आउटर मोस्ट कौन है? p। और बिना चमके तो इलेक्ट्रॉन गिन लेना, इलेक्ट्रॉन है p वाले में जाएगा। किस में जाएगा? p वाले। तो ये p ब्लॉक का है बेटा। सबसे पहले आउटर मोस्ट 6 हुआ, ब्लॉक p हुआ, और 12 और 1 13। समझ गया ना? चलो जी। अब अपन देखो बेटा, यहां तक जो अपन इस चैप्टर में पढ़ा है, ये मैंने एक तरह से इस पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया है। ये पूरा का पूरा क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन। क्लियर कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है क्या नहीं होती, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। अब जो अपन आगे पढ़ना चाहते हैं बेटा, वो पॉइंट है बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको अपने को समझना है। हमारी बात में तो देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझना बेटा। प्रॉपर्टी विच आर रिपीटेड, प्रॉपर्टी विच आर रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स इंटरवल नोन एज ए पीरियोडिक फंक्शन। हमारी बात में कि वो प्रॉपर्टी जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बात समझ में आई बेटा? आगे देखो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है बेटा मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब देखो एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ एटम पे डिपेंड करती हैं, उनको दूसरी चीजों से कोई मतलब है नहीं है। आप एक सिंगल एटम पकड़ो और एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो? एक्सप्लेन। क्या कहलाती है? एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आप सिंगल एटम का यूज करोगे तो नहीं एक्सप्लेन हो पाएगी, आपको मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन ना की जा सके, एक सिंगल एटम से एक्सप्लेन है ना की जा सके, क्या कहलाएंगी बेटा? आगे बात में एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई क्या होती है, जो एक एटम से एक्सप्लेन की जा सके। आगे बात में अब मैं इनको धीमे धीमे पढ़ाता जाऊंगा, तुम खुद इनको अपने हिसाब से अरेंज करना, खुद इनके अपने हिसाब से अरेंज की कौन सी एटॉमिक थी कौन सी पीरियोडिक। मैं अभी एग्जांपल लिखवा नहीं रहा हूं, इसलिए जगह छोड़ रहा हूं, आप लिखते समय जगह छोड़ना। और जब मैं पढ़ाता जाऊंगा प्रॉपर्टी, जो मैं हर प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद आपसे पूछूंगा ये कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप जो पढ़ोगे उस बेस पे आप बताना कि वो एटॉमिक थी कि मॉलिक्यूलर, जो भी थी उसका एग्जांपल लाके अपने हिसाब से लिखते रहना। आगे बात में इन प्रॉपर्टी में अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अपन जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से लिखते हैं, जेड इफेक्टिव या जेड स्टार से। हमारी बात में अब देखो ध्यान से, इसी को अपन क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इसी को नहीं बोलते, इसमें एक टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। इसमें टॉपिक है क्या है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। या फिर इसमें एक टॉपिक और है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमारी बात में अपन इन दोनों को पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट को भी पढ़ेंगे और
स्क्रीनिंग इफेक्ट को भी पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में आते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को समझाने के लिए इन दोनों टर्म का क्या किया जाता है, यूज। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को क्या है कि बेटा दो चीजें अपने पास है। अपन जो अभी अपन बोहर से पढ़ के आए, तो बोहर के लिए वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। क्या था बेटा? और अब आपने देखा होगा अपने पास वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है नहीं, अपन तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक सिंपल सी केस देखूं कि जब मेरे पास एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, मेरे पास एक न्यूक्लियस है बेटा। एक क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और मैंने कहा इस न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? क्या ये 10 के 10 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट। बोलो कोई दिक्कत है? इस इलेक्ट्रॉन को आगे बात में। अब मैं कहता हूं मेरे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? अगर मेरे पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा इसमें प्रोटॉन तो अभी भी 10 है। प्रोटॉन तो अभी भी क्या है? 10। भाई न्यूक्लियस में वहां पे भी 10 थे, यहां पर भी 10 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ही था। यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मैं एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन की तो स्टडी नहीं कर सकता। मैं आपको किसी एक इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है। आपको उस इलेक्ट्रॉन की एक्सप्लेनेशन से बाकियों को क्या करना है, उसकी बात करनी है। एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? एक इलेक्ट्रॉन की। और जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? जिसकी बात की जाएगी उसका नाम डिफरेंशिएटिंग है। क्या है बेटा? अब भाई सिंपल सी कहानी है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलने में बड़ा ही अजीब लगता है, बार बार बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अपन इसका नाम लिख दिया बाबूलाल। क्या रख दिया बेटा? तो फिर ठीक है, इसका नाम रामलाल। इसका नाम क्या है बेटा? रामलाल। रामलाल इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ऐसे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चा सोचता रहता है कौन सा इलेक्ट्रॉन? रामलाल इलेक्ट्रॉन। बोलने में आसान। क्लियर है? अपने बढ़िया नाम यूज करते हैं, रामलाल इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन रामलाल है। कौन है बेटा? रामलाल। जिस पे स्टडी करनी है वो रामलाल। आगे बात समझ में। बाकियों पे किस इन पे भी होगा। हाँ, जब इस पे स्टडी करोगे तो ये रामलाल, इस पे स्टडी करोगे तो ये रामलाल। जिसकी मैं बात करूंगा वो रामलाल, उसके अलावा कोई रामलाल नहीं। आ रही बात समझ में? तो देखो ध्यान से समझो इस बात को। इस पूरी कहानी को अगर अपने को समझना है तो अपने कहानी सुननी है। अपने क्या सुननी है? कि कहानी। कहानी में कौन लीड रोल कौन करेगा? तू करेगा। क्या नाम है तेरा? कनिष्क। तेरा नाम हार्ड है भाई। शुभांशी। चलो जी, शुभांशी को ले देते हैं लीड रोल में। क्लियर है? तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है। अपने क्या है, शुभांशी बदमाश तो ही आपको पता है। शुभांशी क्या है बेटा? बदमाश। अब क्या हुआ कि अपन इधर कहीं कोचिंग के बाहर बैठे थे, तो इधर से 10 छोरियां आ रही थी एकदम लाल पीली और के। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या? शुभांशी को धोएंगे। बढ़िया से धोएंगे। शुभांशी बहुत बातें इधर उधर की करती है। ठीक है धो दो। तो वो गए, शुभांशी को धोया। फिर शुभांशी को अच्छे से धोने के बाद शुभांशी मुंह उठा के इधर से आ रही थी। हमने शुभांशी को पूछा और क्या राज? सुभाष ने क्या रहा, क्या 10 छोरी आई थी दबा के कुटा कि 10? यार तो बड़ी सच्ची निकली। मतलब ऐसे झूठ भी तो बोल सकती थी ना कि 2 नहीं मारा, बाकी 8 तो मेरे को बस धमका के गई थी। पर ये तो सच्ची है। इसने कहा 10 ने मारा। मैं पक्का कि गिने मैंने, लाते पड़ रही थी, मैं गिन रही थी कौन कौन सी लात। 10 ने मारा मुझे। तो क्या इसने जो हमने देखा इसने वही डाटा बताया? एक्चुअलिटी में इसमें कोई एरर है नहीं थी। ये बेटा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाली कहानी है। हमारी बात समझ। क्यों? क्योंकि बेटा इस इलेक्ट्रॉन को ये 10 प्रोटॉन खींचेंगे। हम इस इलेक्ट्रॉन को पूछेंगे तुझे कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे, प्रोटॉन खींच रहे, तो क्या कहेगा 10 प्रोटॉन। इफेक्टिवली इसको 10 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसको कोई एक्स्ट्रा फील होगा क्या? नहीं, इसको कोई बचाने वाला ही नहीं। हमारी बात में। तो ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की कहानी थी। किसकी कहानी थी बेटा? उसको क्या करते हैं, 10 प्रोटॉन अपनी तरफ खींचते हैं। उसको कोई पूछे कितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में, तो वो एग्जैक्ट बताएगा 10। कम बताएगा क्या? नहीं। अब हमने क्या हुआ कि अगले दिन फिर शुभांशी बदमाशी कराई। अब की बार उसकी चंगू मंगू दोस्त भी साथ में थी। उसकी चंगू मंगू दोस्त। अब की बार 10 छोरियां पीटने गई, तो इन चंगू मंगू ने एक दो को पटक लिया। कितनों को पटक लिया? 2 को। आरसन में फिर ऊपर ऐसे पकड़ के नीचे पटक लिया कि हमारे दोस्त को बचाएंगे। तो 2 को तो पटक लिया, लेकिन बाकी 8 तो बच गई। वो गई आगे। मतलब इधर से 10 आई थी, चंगू मंगू क्रॉस करने के बाद 8 बची, और 8 ने मिलकर शुभांशी को बढ़िया से धोया। फिर हम तो वही शुभांशी आई और शुभांशी आज फिर 10। शुभांशी ने कहा ना, आज 10 नहीं, आज 8। मैं 8 मतलब कि आज सिर्फ 8। आज सिर्फ कितनी है? 8। हमने कहा शुभांशी झूठ बोल रही है क्या? हमने 10 देखा था। हमारे डाटा के हिसाब से हमने कितना देखा था? 10। तो हमने कहा हमने तो 10 जाते हुए देखा था, तेरे को 8 ने कैसे पिटा? अब इसे ये नहीं पता ना कि चंगू मंगू ने बचाया है। इसे लगता है हो सकता है मेरा खोप बढ़ रहा है। कल 10 पीटनी आई थी, आज 8 ही पीटनी आई है। तो कम से कम 2 तो डर के भाग गई। खोप बन रहा है कि नहीं बन रहा? प्रोग्रेस तो है। ऐसे इसको लगा कि 4-5 दिन में सारी डर जाएंगी। तो उसने कहा खोप बन रहा है मेरा, आज सिर्फ 8 ही बची, 2 तो डर गई। अब धीमे धीमे सब डरेंगी।
क्योंकि इसे ये नहीं पता ना चंगू मंगू ने बचाया, किसने बचाया। बस यही कहानी हमारी यहाँ पर है कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो रामलाल इलेक्ट्रॉन है, उसे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा बेटा। न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ। हमने कहा 10 प्रोटॉन है, तो 10 प्रोटॉन इसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और 10 प्रोटॉन का अपन ने ऐसे मान लिया कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, समझने के लिए कि 10 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे बोलने में आसान लगे, वैसे 10 न्यूटन से तो नहीं लगता, बहुत कम फोर्स होता है, तो 10 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहे। हमने कहा ठीक है, तो रामलाल को अंदर की तरफ कितना लगना चाहिए, 10 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये अट्रैक्शन बाई न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बाई। अब एक बात सोच के देखो, जब ये न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगा तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धक्का मारेंगे कि परे मर, धक्का मारेंगे, क्या करेंगे, परे करेंगे। तो जब ये अंदर खींचेगा, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उनके जब पास पहुंचेगा तो वो क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा बेटा, रिपल्सन बाई इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर धक्का मारेंगे, वो क्या मारेंगे, बाहर है धक्का। और जो बाहर वाले, अंदर वाले न्यूक्लियस है वो अंदर खींचेगा, तो न्यूक्लियस अंदर खींच रहा है और ये क्या कर रहा है बेटा, धक्का मार रहा है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है। आरी बात में तो ये वही कहानी हुई जब बेटा सुभांशु को 10 जने पीट नहीं आई, चंगू मंगू ने 2 को पटक लिया। तो यही कहानी इसके साथ, इसको अंदर की तरफ से 10 न्यूटन फोर्स से खींचा गया, और सारे इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बाहर की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया। कितना लगा दिया, नेट अपन ने मान लिया 2 लगा दिया। कितना लगा दिया, तो इस पे फोर्स लगना कितना चाहिए था, रामलाल पे 10 लगना चाहिए था, लेकिन लग कितना रहा है, 8। तो ये 8 क्या है, इफेक्टिव है। 8 क्या है, और जो 2 हटा दिया गया, 2 का फोर्स से हटा दिया गया, ये किसने बचा लिया, चंगू मंगू ने। किसने बचा लिया भाई, सुभांशु को 10 पीट नहीं आई थी, 2 को चंगू मंगू ने पटक दिया, तो इफेक्टिवली कितने लोगों ने इसे मारा, 8। वही कहानी है बेटा इस रामलाल इलेक्ट्रॉन की। इस रामलाल को हमने पूछा कि तुझे न्यूक्लियस में क्या लगता है, न्यूक्लियस को तेरे को 10 प्रोटॉन है, कहना ना 10 प्रोटॉन प्रोटॉन है, नहीं है, मुझे तो 8 का ही फील हो रहा है। कितने का फील हो रहा है, इसे ये नहीं पता लग रहा ना कि अंदर से बैलेंस हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, बैलेंस। भाई इसे अंदर की तरफ खींच रहे, इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे, तो इसे तो नेट कम अट्रैक्शन फील हुआ कि नहीं हुआ, तो इसे क्या लगेगा, उनमें कमजोरी है। जैसे शुभांशु को लगा कि 2 डर गई, 2 8 ही पीट नहीं आई, इसको भी क्या लगेगा, न्यूक्लियस में ताकत तुकत है नहीं है। आरी भाषण में तो यही बेटा इफेक्टिव है, मतलब असली न्यूक्लियस की ताकत की जगह उससे जो कम ताकत फील होती है वो क्या है, इफेक्टिव। वो क्या है, इफेक्टिव। भाई उसको हमें पता है शुभांशु को असल में 10 पीट नहीं आई थी, लेकिन पीट कितनी गई, 8 ही। तो उन 2 का तो आना व्यर्थ हो गया जिनको चंगू मंगू ने पटक लिया था। सेम कहानी यहां पर है बेटा कि न्यूक्लियस में चाहे कितनी ताकत हो, इलेक्ट्रॉन को जो फील होता है, जो क्या होता है, फील, फील कम क्यों हो जाता है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धक्का मारेगा। आरी भाषण में बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो इस धक्का मुक्की में बाहर के इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। भाई शुभांशु को जब छोरियां पीटनी है तो चंगू मंगू अगर आगे खड़ी होंगी तभी तो बचा पाएंगी ना। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो बाहर बैठा है, और अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस लड़ाई में कोई लेना देना, क्योंकि न्यूक्लियस इससे अपनी तरफ खींच रहा है, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा कि सर ये क्यों नहीं करेगा, ये अंदर की तरफ धक्का दे देगा। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि सर ये इलेक्ट्रॉन इसे अंदर की तरफ धक्का मार देगा, लेकिन ये क्यों धक्का मारेगा, इक्विलिब्रियम में। किसमें बेटा, भाई ये अपनी जगह बेटा, ये अपनी जगह बेटा, इन दोनों में कोई रिपल्सन नहीं है, लेकिन जब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचने लगता है तो पास जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा मेरे पास क्यों आ रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगी ना। जब न्यूक्लियस खींचेगा और ये अगर न्यूक्लियस की तरफ चल पड़ा, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि परे मत, बाहर वाले क्या मतलब, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहे हैं। आरी बात में तो हमेशा ध्यान रखना ये सारा खेल इनर इलेक्ट्रॉन्स का है, जो रिपल्सन वाला, बाहर वाले को लेना देना। आप सिंपल से समझ सकते हो, जब शुभांशी को पीटने आए तो चंगू मंगू उसके आगे खड़ी होंगी तभी तो बचा पाएंगी। ऐसा थोड़ी पीछे से खड़ी हो गया है शुभांशी के हाथ मत लगा लेना, ऐसे थोड़ी होगा, आगे आगे बचाना पड़ेगा। आरी बात में तो जो न्यूक्लियस और इनके बीच में खड़े होंगे, रामलाल के बीच में, वही इलेक्ट्रॉन को बचाएंगे, बाकी लोग बचाएंगे। कहानी समझ में आई बेटा। अब इस कहानी को यूज कैसे देखो कि भाई इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या है बेटा, इन्हें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए शील्ड। तो बेटा अंदर के इलेक्ट्रॉनों ने उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे न्यूक्लियस से, कि भाई अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे, तो एक तरह शील्ड का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शील्ड बोल दो या स्क्रीन बोल दो, स्क्रीन का मतलब पर्दा, मतलब आपके बीच में क्या है, पर्दा बन के, दीवार बन के खड़े हो रहे, तो एक्ट एज ए शील्ड और ए स्क्रीन, ड्यू टू विच, इसको लिख दो रामलाल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच, आपको पता नहीं वैसे आपको लगेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच रामलाल इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो आप सोचोगे कौन सा इलेक्ट्रॉन, रामलाल जिसकी स्टडी कर रहे हैं, ड्यू टू विच रामलाल इलेक्ट्रॉन विल नॉट फील फुल न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वजह से जितना है उतना फील नहीं कर पाया, शुभांशी को अच्छे से मार नहीं पड़ी उन चंगू मंगू के कारण। आ रही बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आई बात समझ में।
चलो तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील्ड बाई रामलाल इलेक्ट्रॉन, फील्ड बाई रामलाल लिखते रहना ताकि आपको समझ में आए किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाई रामलाल इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे शुभांशी को पीटने कितनी आई थी 10, पीटा कितनों ने 8 ने, 2 को पटक लिया था। तो ये तो क्या है बेटा एक्चुअल नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा एटॉमिक है। तो 10 जने आए थे, एक्चुअली में पीटा कितना 8 ने, तो ये जेड इफेक्टिव, ये क्या है बेटा जेड इफेक्टिव। और जिन्होंने जितने लोगों को क्या किया चंगू मंगू ने पटक लिया था या फिर अंदर के इलेक्ट्रॉन ने जितना बचा लिया उसे बोलते हैं सिग्मा, स्लेटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा। और ये स्लेटर कांस्टेंट किसके कारण जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से। किससे होता है भाई, इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन ने जितना बाहर धक्का दे दिया उतना ही रामलाल इलेक्ट्रॉन कम फोर्स फील करेगा। भाई अगर चंगू मंगू 2 की जगह 5 को पटक दे तो शुभांशी के मार क्या पड़ेगी 5 की पड़ेगी। तो जितना वो अंदर रिपेल कर देंगे उतना ही बचाएगा। तो जितना अपने पास न्यूक्लियस है और रामलाल इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना बाहर धक्का मार देंगे उतना ये क्या फील करेगा, न्यूक्लियस की ताकत को उतनी कम फील करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो अपनी तरफ से बराबर ही खींच रहा है। बोलो कोई दिक्कत है। ये चीज समझ में आई बेटा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर माइनस है सिग्मा। समझा क्या। चलो आप देखो ध्यान से कि रिपल्सन है क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड डिफरेंशिएटिंग का मतलब कौन है रामलाल, कौन है बेटा रामलाल। क्लियर है। तो रिपल्सन क्रिएटेड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रामलाल नॉन एज ए स्क्रीनिंग और ए शील्डिंग इफेक्ट। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन रामलाल को बचाने के लिए जितने ताकत जनरेट करेंगे वही क्या कहलाती है स्क्रीनिंग और ए शील्डिंग इफेक्ट। आगे बात समझ में, अरे बोलो। नेक्स्ट जो बेटा ध्यान से, जेड इफेक्टिव होता है बेटा वो क्या बताता है लिटरली में हमें, अगर मैं तुम्हें सिंपल सी बात, चलो इन दोनों लाइनों को मैं एक एग्जांपल करवाने के बाद वापस आके समझाऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए ना। इन दोनों लाइन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, इस टॉपिक को भी मैं वापस आके समझाता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ इसको भी ना ताकि अच्छे से समझ में आए। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा हमें क्या करना है उस सिग्मा का पता करना है, उस सिग्मा का पता कि कितना अंदर के इलेक्ट्रॉन बचा लेते हैं उतना ही कम फील होना है। इसके लिए साइंटिस्ट था स्लेटर, क्या था बेटा स्लेटर। उस स्लेटर ने क्या दिया बेटा फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला 20-22 एटॉमिक नंबर तक तो ठीक काम करता है, उसके बाद इसमें भी डेविएशन, इसमें भी क्या है डेविएशन। कि सर हमें एक डेविएशन का कैसे पता लगेगा, मैं तुम्हें आज स्लेटर कांस्टेंट निकालने को क्वेश्चन दूंगा घर से, तुम निकाल के लाना कल, और कल निकालते मैं सारे गलत प्रूव कर दूंगा, तो पता लग जाएगा हाँ डेविएशन है। और कर क्या आओगे तभी फील होगा, वरना तो डेविएशन फील ही नहीं होगा। वरना तो मैं बोलूंगा है तुम कहोगे है, तुम कर क्या आओगे मैं प्रूव करूंगा वो गलत है। तो 20 पर इससे क्या होता है अपने को मोटा मोटा सा आइडिया लग जाता है, मोटा मोटा सा क्या लग जाता है आइडिया। तो देखो स्लेटर कांस्टेंट क्या कहता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बचाएंगे। तो इसने क्या किया, जैसे अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो देखो बेटा क्या होता है कि स्लेटर कांस्टेंट ने क्या किया, स्लेटर ने कहा कि s और p का सिग्मा सेम आएगा, s और p का सेम। तो उसने कहा ns np मतलब साथ में निकालना है, इस ns और np को क्या करना है साथ में। तो जैसे 3s2 3p6 कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो कहा इन 8 का सिग्मा सेम है। एक का पूछे 8 का निकालना है, एक का पूछे चाहे मैं 3p का पूछूं तो अभी 3s को साथ लेना है, 3s का पूछो 3p को साथ लेना है, साथ ही लेना है दोनों को, अलग अलग नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा 3d का अपना लेना है, 3d का अपना और 4f का अपना। तो अब देखो ns np तो 2s 2p का साथ निकलेगा, 3s 3p 4s 4p, लेकिन 1s 1p तो होता ही नहीं है। 1s 1p तो इसका मतलब 1s का भी अपना निकलेगा, ns np का साथ निकलेगा, nd का अपना निकलेगा और nf का अपना। उसने फिर बड़ा फॉर्मूले में कैसे दिया देखो ध्यान से, उसने सिग्मा निकालने के लिए फॉर्मूला दिया कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, जैसे मैं NSNP के लिए निकालना चाहता हूं फॉर NS एंड NP, तो NSNP बेटा आपके पास 3s2 3p है, कौन है 3s2 3p। अगर मैं इसका निकालना चाहता हूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 8 में से मैं एक पे तो स्टडी करना चाहता हूं वो रामलाल हो गया। तो रामलाल खुद को थोड़ी बचाएगा, रामलाल को कितना लोगों ने बचा रहे हैं, सिग्मा क्या है कि रामलाल को कितने लोग बचा रहे हैं, वही तो सिग्मा है। सिग्मा कौन है, रामलाल इलेक्ट्रॉन को कितना अंदर के इलेक्ट्रॉन बचाते हैं उसी का नाम सिग्मा रखा है। तो रामलाल को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन ही गिनूंगा, तो मुझे इसमें निकालना है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो रामलाल है, एक तो क्या है, तो एक तो रामलाल हो गए तो बचे कितने 7। तो एक इलेक्ट्रॉन 0.35 की पावर से बचाता है, कितने की पावर से बचाता है
तो 7 कितने से बचाएंगे? 0.35 इंटू 7। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 0.35 इंटू NS एंड NP इलेक्ट्रॉन। लेकिन NS NP में क्या छोड़ गए? रामलाल को छोड़ गए। किसको छोड़ गए? अब रामलाल तो यह है, तो हर जगह रामलाल नहीं गिनना है। अब ये तो रामलाल हो गया बेटा, इसमें रामलाल है। अब ये तो NS NP हो गया। तो अब NS जैसे ही अपने के पास है, यहां पे बेटा 3s और 3p, यहाँ 3s और यहाँ 2s और 2p, यहाँ 1s। तो इनमें स्टडी कर रहा हूं तो यहाँ एक रामलाल हो गया। तो क्या इसको ये अंदर वाले 2s वाले भी तो बचाएंगे और उसके अंदर वाले भी बचाएंगे। तो हमें क्या करना है? 0.35 इंटू NS एंड NP इलेक्ट्रॉन, लेकिन रामलाल को छोड़ के। किसको छोड़ के? प्लस n-1। तो 3s 3p में n-1 ऑर्बिट गिननी है। इसकी थर्ड ऑर्बिट है। इसकी कौन सी ऑर्बिट है? तो इससे n-1 कौन सी ऑर्बिट हुई? सेकंड। कौन सी हुई? सेकंड। तो n-1 ऑर्बिट कौन सी है? सेकंड। तो हमें कौन सी ऑर्बिट लेनी है? सेकंड। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वहां कोई रामलाल नहीं, स्टडी तो यहां हो रही है। तो वहां सारे इलेक्ट्रॉन, वहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने हैं? 8। तो उन 8 को लूंगा, वो जितने भी होंगे उनको 0.85 से मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई कराना है? समझा क्या? इतनी दूर से पहले क्या करना है कि जिसके लिए स्टडी कर रहे हो उसके उसके एक को रामलाल मानो, बाकी बच्चे को 0.35 से। फिर n-1 ऑर्बिट देखनी है, n-1 इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिट। तो 3s 3 पे तो n-1 ऑर्बिट कौन है? सेकंड। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल गिनने। n-1 में मैंने ये नहीं कहा sp गिनने, सारे जितने भी है। तो टोटल जितने हैं उनको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। यहां तक समझा क्या? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, उसके बाद यहां तक हो गया n-1। उसके बाद अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बच जाए सब गिन लेने। क्या गिन लेने? सब। तो फिर क्या करना है? रिमेनिंग ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग उन सबको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सीधा लिख दो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दो? रिमेनिंग इनर ऑर्बिट है। ये किसके लिए? NS और NP के लिए। किसके लिए है? बाहर हो जाएगा ना, 3p3 से बाहर होता है। हाँ सुन तो ले, अगर n-1 में आएगा तो अभी इसके लिए निकाल रहा हूं तो इसके लिए 3D बाहर है ना। अभी एग्जांपल लूंगा, देख लेना। अरे तो 3s और 3p के आउटर, 3s और 3p को 3D थोड़ा सा बाहर होता है एनर्जी वाइज, बचाता नहीं है इसको। भाई 3, अरे माता, अंदर डी है क्या बाहर डी है? इस एग्जांपल में तो क्या करती है, आगे का एग्जांपल सोच रही है। अभी वो मैंने कराया नहीं, मैं अभी तो फॉर्मूले रटवा रहा हूँ। क्या रटवा रहा हूँ? फॉर्मूले। क्लियर? आगे मत जा, आगे जाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग। वही नहीं क्लियर? तुम कंफ्यूज होते हो, जहां रख रहा हूँ वहीं रुको, मेरा काम है ना ले जाना। हाँ इसमें कहाँ? अब बता, रिमेनिंग इनर, ये इनर है क्या ये? तो फिर मैंने क्या बोला? रिमेनिंग इनर। तो 3s 3p के लिए बात करो तो इधर है क्या डी? है तो लिख दे। चलो जी। हाँ, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, मैं कराऊंगा, 2 मिनट रुक जा, एग्जाम्पल तक आने। थम थम, शांति रख। अगर मुझसे एन डी ऑर्बिटल के लिए पूछे, किसके लिए पूछे? अगर एन डी के लिए पूछे, जैसे ये 3D मैंने एग्जाम्पल लिया, रफ लिया से कुछ नहीं है, ताकि आपको समझ में आए फॉर्मूला। एन डी के लिए पूछे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 10। तो डी के जितने भी इलेक्ट्रॉन, 10 नहीं 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो डी में से एक इलेक्ट्रॉन को तो रामलाल मानो, एक को तो क्या मानो? फिर बाकी बचे हुए एन डी के गिनने। जैसे इसके लिए देखो तो एन डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9। एक बचाता है 0.35 से। एक कितने से बचाता है? तो 10 में से एक को रामलाल ले लिया, 9 तो बच गए ना। अरे तो मैं अब नया इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, वो NS-NP था, मैं ND के लिए चेक कर रहा हूं। किसके लिए चेक कर रहा हूं? अगर एक अपना रामलाल डी में बैठा होता, वो तो 3D 3s और 3p में बैठा था, NS-NP में बैठा है। अगर नहीं, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को रामलाल ले सकते हो ना। तो मैं कहूं अगर डी वाले इलेक्ट्रॉन का पर चेक करना चाहूं कि उसको कितना फील होता है, तो उसके लिए लगाऊंगा। उसके लिए सिग्मा क्या होगा? 0.35 इंटू ND इलेक्ट्रॉन। पर ND में रामलाल को छोड़ के, किसको छोड़ के? जहां पे भी रामलाल है उस रामलाल को छोड़ना ही है। प्लस इसमें 0.85 कुछ नहीं है। उसके बाद उसके अंदर जितने इनर, जितने उसके, उन सबको ले लेना है, उन सबको। सेम एफ के लिए। किसके लिए बेटा? एफ के लिए वही है 0.35। एनएफ में से किसको छोड़ के? रामलाल को छोड़कर बाकी सारे, बाकी प्लस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, प्लस इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। अभी एग्जांपल में समझ में आ जाए। फिर 1s के लिए, 1s 1p नहीं होता ना, तो 1s के फॉर्मूला क्या है कि 0.30 इंटू 1s इलेक्ट्रॉन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन 1s में ही है, किसमें? तो 1s में भी, 1s इलेक्ट्रॉन में भी किसको छोड़ के? रामलाल को छोड़ के 1s में जितने हैं।
दो होते हैं, तो एक को स्टडी करोगे तो एक बचेगा, हो सकता है एक को तो जीरो हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा ना कि एनएस के इलेक्ट्रॉन रामलाल को छोड़ के जितने भी देख लेना। अब देखो ध्यान से, अपन एक एग्जांपल करते हैं, इसे समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। देखो इस फॉर्मूले में, इस स्लेटर कांस्टेंट लगाने में सबसे पहली गलती क्या होती है कि इसमें एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी कभी भी। कैसे लिखनी है? ऑर्बिट वाइज लिखनी है। कैसे लिखनी है? क्योंकि आउटर इनर का खेल है इसमें। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो 4s1 3d10 होता है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर के लिए कर रहा हूं, तो 4s1 पहले आना चाहिए, 3d10 है बाद में। तो अपर अपना गड़बड़ हो जाएगा, अपना तो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट से लगता है ना खेल। एक ऑर्बिट इनर होती है कि आउटर। तो अगर 3D की बात करो तो यहाँ 3D और यहाँ 4s है। अगर आपने 4s को पहले लिख के सोल्व किया तो आप इनर मान जाओगे। इनर नहीं मानना है, 4s आउटर है। 4s है तो स्लेटर रूल लिखते समय पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिट वाइज लिखो। जैसे 1s 2s वाले साथ में, 3 वाले साथ में, फिर 4 वाले जितने भी होते साथ में लिखता मैं, क्योंकि ये तो ऑर्बिट वाइज लगती है। कैसे लगती है? एनर्जी वाइज कोई रोल है नहीं है। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं एनर्जी वाइज। कैसे भरते हैं? अब मैं कहूं कि आपका इलेक्ट्रॉन 4s 4p में, तो ये रहा 4s 4p का इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन है 4s 4p। मैं कहूं इस इलेक्ट्रॉन को कितना फील होता है, तो आप बताओ क्या 4s में जो इलेक्ट्रॉन है 4s 4p, क्या NSNP वाली बात हुई? तो 4s में पूछा तब भी मैं 4p को तो साथ में लेता हूं, और 4s और 4p में दोनों में मिला के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब बता, अब तेरा डाउट दूर होगा। कितना है? एक। सर एक ही है, और वो एक ही रामलाल हो गया, क्योंकि एक को तो हम रामलाल लेंगे। जिसपे स्टडी कर रहे हैं वो कौन है? रामलाल। तो क्या इसको NSNP में से कोई बचाने आएगा क्या? और आपको पता है NSNP में एक जना 0.35 से बचाता है, और कोई बचाने आया नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया? 3.5 इंटू 0, क्योंकि एक तो रामलाल है, खुद को काउंट नहीं करना। अब वो रामलाल है तो अंदर वाले रामलाल थोड़ी है। अब जो तू कह रही थी अंदर वाले डी लेंगे क्या, तो मैंने क्या बोला है? NSNP लिए निकालना चाहता हूं, तो NSNP में तो कुछ नहीं बचा, तो n के बाद क्या देखना है? n-1 ऑर्बिट। तो 4 के बाद n-1 ऑर्बिट कौन सी है? 3 ऑर्बिट बोली मैंने, क्या बोली है? तो 4 के बाद ऑर्बिट कौन सी है? 3। तो क्या तीनों तीसरी ऑर्बिट में आते हैं कि नहीं आते? तीनों को एक साथ, तीनों को 3s 3p 3d। आगे बात सुने, मैंने ऑर्बिट बोला है, क्या बोला है? फोर्थ के बाद ऑर्बिट कौन सी आती है? 3। कौन सी आती है? 3। तो 3 में 3s 3p 3d एक साथ आएंगे। इस सर 3s 3p 3d एक साथ। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? 18। कितने? 18। बोलते रहो भाई इधर से। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। एक कितने से बचाता है? 0.85 से। तो 0.85 इंटू 18। यहां तक चमका? ये किसका हो गया बेटा? सिग्मा हो गया पहले का। पहले के कोई बचा नहीं, दूसरे से ही हो गया। अब बचे हुए सारे, बचे हुए इनर सारे, तो ये तो हो गए इसमें, इनको काउंट कर ले, इनको काउंट कर ले। अब बचे हुए सारे यही है। कितने बचे हुए? 10। 10 है। इस सबको रख के सोल्व करने पे सिग्मा आया 25.3। सिग्मा कितना आया? यहां तक चमका के सबको। अब मैं कहता हूं नहीं, 4s वाले पे मत चेक करो, आप तो 3D वाले पे चेक करो। किस पे चेक करो? हमने कहा ठीक है, 3D वाले पे चेक कर देंगे। तो मतलब 4s तो आउटर हो गया, पर आउटर से हमें को लेना देना। तो अब 3D वाले पे चेक करना है, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो D वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रामलाल। उस पर स्टडी कर रहे हैं तो एक रामलाल हो गया। 10 के 10 पे सेम तरीके से बात है, किसी एक की स्टडी कर लो, बाकी 10 की वही है। तो एक को रामलाल मानो तो बचाने कितने आएंगे? 9। और एक जना कितने से बचाता है? 0.35 से। तो 0.35 इंटू 9 कर दिया, प्लस इनर बाद में बचे हुए सारे। तो डी 3D के बाद इनर कौन है? सारे हैं ये। देखो 3D के बाद ये सारे इनर है। कितने इनर है? 18। हमारी बात में तो 3D में ये सब इनर है। 4s का को लेना देना। अब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय कई बार क्या करते हो? 4s को इधर लिखते हो और इनर में काउंट कर देते हो। क्या कर देते हो? इनर में। अरे भाई बाहर फेंको, ये तो आउटर इनर का खेल है। किसका खेल है? आउटर इनर का। तो बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन देख लो, इस डी के लिए निकाल रहा हूं, डी के इलेक्ट्रॉन को रामलाल माना है तब की बात है। एक को रामलाल माना तो बचे कितने? 9। बचे हुए सबको एक साथ, बचे हुए सबको 18 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? इन सबको जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद जो सिग्मा आएगा वो आएगा 21.8। समझा क्या? अब मुझसे कोई कहे 3D का नहीं निकाल, 3p का निकाल। किसका निकाले? फिर मैंने कहा 3p मतलब NSNP, मतलब 3s 3p का एक साथ निकलेगा। 3s 3p का कि सर यहाँ क्यों निकाला? मैंने निकालने की कोशिश की थी, p में इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ तो है। तो अगर मुझसे 3p का पूछेगा तब भी मैं 3s 3p का एक साथ निकालूंगा। तो वापिस से वही NSNP वाली खेल हुआ। तो 3s 3p में अब देखो 3s 3p लूंगा तो 3D क्या हो जाएगा? आउटर। क्या हो जाएगा? मुझे 3D सबको लेना देना। आगे बात समझ में? मेरा आउटर है 3D, मेरे लिए क्या है बेटा? आउटर।
3s3p मेरे इनर है। तो अब ये इधर है, तो 3s3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 में से एक तो रामलाल हो गया, बचे कितने? 7। और NSNP में खुद के कितने बताते हैं? 0.35 से। कितने से बताते हैं शुभांशी? कितने से बताते हैं? 0.35 से। तो 8 में से क्या हो गया बेटा? एक तो रामलाल हो गया, बचे कितने? 7। तो कितना हो गया बेटा? 0.35 इंटू 7। ये तो खुद के लोगों ने बचाया। अब आप NSNP इसमें निकालना चाहते हो तो एक इसका रामलाल। अब इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाहर में जाए चाहिए, इनसे मतलब है, इनसे। तो एक रामलाल हो गए, बचे कितने? 7। एक कितने से बचाता है? 0.35 से। तो 7 कितने से बचाएंगे? 0.35 इंटू 7। कम का क्या प्लस। उसके बाद उसके इनर, तो 3s3p के इनर कौन है बेटा? सॉरी, n-1 देखना है। क्या देखना है? डी में तो सारे एक साथ देख देते हैं, उसके बाद खुद के, फिर सारे एक साथ। पर इसमें तो क्या होता है? NSNP देखा तो फिर n-1, तो थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट की n-1 क्या होती है? सेकंड ऑर्बिट। ये सेकंड ऑर्बिट है बेटा। ये कौन सी ऑर्बिट है? सेकंड। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, क्योंकि NSNP देखना है, इसका तो NSNP यही है। अगर ये NS है तो ये n-1, तो n-3 की तीसरे के लिए देख रहा हूं, तो n-1 ऑर्बिट कौन सी है? दूसरी। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन कितने? 8। 8 में अब 8 को गिनूंगा मैं, क्योंकि रामलाल इधर काउंटेड है, इनमें थोड़ी रामलाल। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी रामलाल, यहाँ पर, अरे जब इसमें रामलाल मान लिया तो इधर रामलाल थोड़ी। यहाँ स्टडी कर रहे हो तो यहाँ कोई रामलाल है नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एक कितने से बचाता है? 0.85 से। अगर एक 0.85 से बचाता है तो 8 कितने से बचाएंगे? 0.85 इंटू 8। उसके बाद बचे हुए सारे ले लो। तो ये तो NSNP, ये n-1, तो उसके बाद सिर्फ 2 ही बचे, दोनों ले लिए। सोल्व करने के बाद आपका सिग्मा आएगा 11.25। यहां तक जमका। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूं कि 2s2p में निकालो, किसमें निकालो बेटा? 2s2p में आपको चेक करना है। तो इसको चेक करने का मतलब ये सारे के सारे अपने लिए किसी काम के। अब 2s2p में चेक करना, तो 2s2p में एक साथ 2s का पूछेगा तब भी वही बात, 2p का पूछेगा तब भी मैं साथ ही गिनूंगा। ऐसा नहीं 2s को गिनूंगा तो 2p को छोड़ दूंगा ना साथ में। तो 2s2p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। अब आपको पता है 2s2p में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से एक बाबूलाल हो जाएगा, बचेंगे कितने? 7। रामलाल, सॉरी रामलाल। तो कितने क्या हो जाएंगे? रामलाल। तो बचेंगे कितने? 7। और अगर बेटा 7 बचेगा तो आपको पता है एक कितने से बचाता है? 2s2 इंटू 7। अब 2s2p की बात करो तो फिर आप n-1 देखो, तो सेकंड ऑर्बिट का n-1 क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक कितने से बचाएगा? 0.8। आगे बात में, उसके बाद रिमेनिंग, उसके बाद इसके बाद कोई रिमेनिंग बचा ही नहीं। सोल्व करोगे तो आपका सिग्मा आएगा 4.15। समझा क्या? अब मुझे कोई कहनी 1s के लिए निकालो, तो जब मैं 1s की बात करूंगा तो ये सब मेरे लिए किसी काम के हैं। अब 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 में से एक तो कौन हो गया? रामलाल। एक कौन हो गया? बचे कितना? एक। तो अपने इनका सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है? 0.30। ध्यान रहे इसका 0.30 इंटू रामलाल को छोड़ के बचे हुए, तो कितना है? 1। सोल्व करने पे कितना आएगा? 0.30। क्या सबका सिग्मा निकालना समझ में आया? कैसे निकालते हैं? अब इस सिग्मा से हमारे लिए क्या यूज है, तो देखो बड़ा ध्यान से। हमें पता है कि जो जेड इफेक्टिव होता है बेटा, वो क्या होता है बेटा? जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा, यही होता है बेटा। और जेड क्या है बेटा? आपका एटॉमिक नंबर। तो मुझे पता है कॉपर का एटॉमिक नंबर तो 29 है। चाहे मैं इसके लिए पूछूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं, इसको पूछूं, एटॉमिक नंबर तो 29 रहने वाला है। हाँ, सबका सिग्मा अलग अलग है, सबका सिग्मा। तो मुझे क्या करना है? जेड इफेक्टिव सबके लिए निकालने के लिए 20 माइनस सिग्मा करना पड़ेगा। देखो यहाँ तुमसे कई बार जेड इफेक्टिव पूछता है, तुम सिग्मा निकाल के छोड़ देते हो आंसर को, आंसर नीचे दिख जाता है, टिक मार देते हो। भाई उसने जेड इफेक्टिव पूछा, तुमने सिग्मा निकाला 4s के लिए और 25.3 पे टिक मार दिया, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, सिग्मा पूछा तो यहीं तक करो, लेकिन जेड इफेक्टिव पूछा है तो सिग्मा निकालो, और सिग्मा को किससे माइनस करो बेटा? एटॉमिक नंबर से। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 29 है, और 4s वाले इलेक्ट्रॉन के पास में सिग्मा कितना है? 25.3। जब मैं उसको 29 में से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 3.7। कितना बचेगा? 3.7। ये 3.7 क्या डिनोट कर रहा है कि हमने कहा कि अगर हम 4s वाले इलेक्ट्रॉन को पूछें क्या रे 4s, हमने सुना कॉपर के पास 29 प्रोटॉन है, 29 प्रोटॉन है, तेरे को तो दबा के मारता पीटता होगा, मारता पीटता मतलब तेरे को दबा के ट्रीट करता होगा कि नाना झूठ है, नाना। मैंने कहा झूठ है मतलब कि मेरे को तो 3.7 का सा फील होता है, क्योंकि इसको तो 3.7 ही फील हुआ ना। इसको एक्चुअली में इसे क्या लग रहा है कि बस नेट इसको अंदर की तरफ खींच रहे, अंदर के इलेक्ट्रॉन धक्का मार रहे हैं, टोटल इसको न्यूक्लियस कितना ताकतवर लगा?
क्लियर है। अब जब शुभांशु को मान लो 10 जने पीटने आए, इसकी चंगू मंगू दोस्त ने 7 को पटक दिया। कितना को पटक दिया? 7 को। तो हमने शुभांशु कहा और कितना ने मारा? तो उसने कहा 3 ने पीटा। मैंने कहा तेरे को पीटने तो 10 आए थे। क्या है? झूठ है। तो 3 ही लोग पीटने आए थे। इसी तरह न्यूक्लियस को कोई पूछे, हमने सुना है न्यूक्लियस तेरा बहुत खतरनाक 29 प्रोटॉन रखता है, क्या कुछ नहीं है, झूठ है। मेरे को तो फील ही नहीं हुआ। मेरे को तो फील ही, मुझे 3.7 मान लो रफली 4 का सा फील हो रहा है। कितना फील हो रहा है? झूठ है सरासर, ये सरासर है। क्या ये फॉरेस्ट यही बात कहेगा? इसे फील ही नहीं होगा कभी न्यूक्लियस 29 दिन ताकतवर है, कभी इसे फील ही, क्योंकि इससे एक्चुअली में जेड इफेक्टिव कितने का लग रहा है? 4.4, मतलब 4 का मान लो रफली। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया बेटा? यही चीज मैं फॉरेस्ट के बाद 3D के पास गया, मैं तू बता रहे, तो उसने कहा देखो इसके लेकर अपन बात करें तो सिग्मा 21.5 आया, एटॉमिक नंबर कितना है 29, तो 29 में से सिग्मा को माइनस करने के बाद कितना आया बेटा 7.85। हमने इसको पूछा, मैं सुन रहे, हमने सुना न्यूक्लियस 29 जितना ताकतवर है, फॉरेस्ट तो कहता कुछ नहीं है, कि नहीं 29 का तो झूठ ही है। 29 का तो क्या है, मुझे भी कोई खास फील नहीं हुआ, ये मान के चलो पूरा सा 8 भी नहीं है, 7.85 तुम कहते हो, रफली 8 बोल देता हूँ, बोलने में मेरे को दिक्कत नहीं हो, इसलिए 8, कि रफली 8 सा मानो तुम। 29 की तो झूठ है, मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ 29 जितना अट्रैक्शन। 29 का होता तो मुझे फील तो होता, मुझे कोई 29 का फील नहीं हुआ। तो ये डी वाला इलेक्ट्रॉन कॉपर के बारे में क्या अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, धारणा बना के बैठा है कि नहीं 8 एक प्रोटॉन है, वो भी पूरे से नहीं, वो भी पूरे से, उनमें से भी एक लंगड़ा लुंगड़ा है। आरी भाषा में पूरा सा नहीं है, आरी भाषा में इसे कभी फील ही नहीं हुआ, ऐसे कभी फील ही। आई भाषण में हमने कहा 3D को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? आगे। आगे कौन है? NSNP। हमने इनको पूछा तुम बताओ रे, कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन सच है कि झूठ है? कि अभी देखो हमारा सिग्मा इतना है, हमारा सिग्मा, अगर हमारा सिग्मा इतना है तो जेड की वैल्यू 29 है, 29 में से माइनस करने के बाद कितना है 17.75। तो हमने कहा 29 है क्या, झूठ है 29 की, पूरे से 18 भी नहीं है, पूरे से 18 भी 17.75 पर रफली 18 बोल दो, रफली 18। 29 की झूठ है, मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ अट्रैक्शन। तो हमने कहा वो फॉरेस्ट तो 4 का रहा था कि फॉरेस्ट भी झूठा है, मैं सच्चा हूं, मुझे जो फील हो रहा है मैं एकदम सच बता रहा हूं, मुझे जो फील हुआ एकदम है सच। और भाषण में बोलो कोई दिक्कत है? तो ये कितना बताएगा 18 का, कुछ का बताएगा 18। हम का गए यहाँ तक। उसके बाद हम गए बेटा 3s3p के बाद में 2s2p के पास में, तो इसका सिग्मा कितना था 4.15। तो हमने इसके एटॉमिक नंबर 29 में से सिग्मा को माइनस करते हैं, इसका जेड इफेक्टिव आ गया। हमने पूछा, हमने सुना रे न्यूक्लियस में 29 है, ठीक है 29 की तो झूठ है, थोड़ी बहुत तो हर कोई चढ़ा बढ़ा के बोलता है, 25 से मान के चलो। कितना मान के चलो? वो भी पूरे से नहीं, वो भी पूरे से आप मान के चलो कितना बेटा 25 एक प्रोटॉन है जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं। इसे तो ये फील हो रहा है कि वो पीछे वाले तो कह रहे और कम है, कि वो भी झूठा ही है, वो भी मेरे को पता है ना, मैं तो फील कर रहा हूं, मुझे पता है। अरे भाई फिर हम गए बेटा 1s के पास, उसका सिग्मा कितना है 0.30, 29 में से माइनस किया तो 28.7। हमने 1s को पूछा, हमने सुना टोटल 29 प्रोटॉन ही है, कह रहे या 29 से कुछ कम है, कि यूं मान लो कि कभी कभार एक दो थप्पड़ कम मार दे, बाकी पूरे से ही है। मुझे तो कभी कभी मूड नहीं आता, एक दो कम से ही मान लो थोड़ी बहुत, लेकिन रफली क्या मानना कि रफली की 28.7 है, रफली 19 के क्या मतलब है? पूरा सेट पीटते पीटते सामने बैठे, देखो ये बैठे, इसके सामने तो बैठे रहते हैं कि देखो ये बैठे, गिन लो, कूटते हैं बुरी तरह। क्लियर है? तो 1s क्या बोलेगा, एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम सही है, पर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, के वो एक भाई है ना वो थोड़ा कम मारता पीटता, बाकी तो बहुत बुरा मारते हैं। सारी भाषण में तो क्या सब न्यूक्लियस में अगर सब इलेक्ट्रॉन को पूछूं तो सबका अपना अपना रोना है बेटा? कोई सेम रोना रो रहा है क्या? नहीं, हर अलग अलग तरीके से रो रहे हैं। पर इनमें सबसे कम कौन रो रहा है? फॉरेस्ट। तो आपने देखा होगा जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैं कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है, भरते समय तो एनर्जी से भरना है, N+L रूल, हुम्स रूल, लेकिन जब निकालने की बारी आई तो कोई N+L+ नहीं होता, आउटर मोस्ट निकालना है, कहा था ना। तो आउटर मोस्ट क्यों निकालना है? जब निकालने की, भरते समय तो बन गया, जब निकलते समय आया तो न्यूक्लियस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये न्यूक्लियस से डरता ही नहीं है, कहता न्यूक्लियस के कौन, न्यूक्लियस 4 प्रोटॉन मारूं थप्पड़ के उछलते जाएंगे। मैं नहीं डरता किसी न्यूक्लियस से, मैं किसी न्यूक्लियस से फौरन छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद किसकी हिम्मत होगी? 3D की। इन 3s3p को पूछेंगे तो ये क्या कहेंगे कि हम बार बोरे नहीं जाते, न्यूक्लियस मारता पीटता है, मतलब न्यूक्लियस बहुत टाइटली अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि इन्हें ज्यादा फील हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो हम किसी भी, देखो आपने जब
मैं आपको पढ़ा रहा था लिथियम में, मैंने कहा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? क्यों? क्योंकि इनर मोस्ट लूज करने की हिम्मत कोई भी आउटर मोस्ट को न्यूक्लियस की ताकत फील नहीं होती। क्या बात समझ में आ गई बेटा? बोलो कोई दिक्कत इसमें? पक्का? अब आपको क्या करना है बेटा, मैंने जेड इफेक्टिव निकालना सिखा दिया। आपको क्या करना है, जो ग्रुप फर्स्ट है ये वाला हलीना की तरफ से प्रियाद वाला, अभी मैं लास्ट, चलो यही बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, चलो बता देता हूँ कि जो आपका ग्रुप फर्स्ट है ना हलीना की तरफ से फरियाद वाला, 1 सेकंड रुको अभी बता देते हैं। देखो बेटा, आपको इस ग्रुप के लिए निकालनी है बेटा, इस पूरे ग्रुप के लिए, और पूरे ग्रुप के लिए कौन से की निकालनी है? आउटर मोस्ट। क्या निकालनी है? जैसे इस लिथियम का आउटर मोस्ट क्या है बेटा? 1s2 2s1, तो 2s1 के लिए, इसके लिए 3s1 के लिए, इसके 4s1, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तभी लिख पाओगे, पूरे लिखनी है फिर करना है, और इन सब के लिए निकालना है। आप जब करोगे तो आपको कुछ डाटा आएंगे, उनसे आपको समझ में ज्यादा आएगा ना। फिर आप इनके लिए निकालना, यहां से यहां तक, इनके लिए निकालोगे तो आपको डाटा से एक वेरिएशन सा दिखेगा, उस वेरिएशन को देखना है। पर इसमें निकालते में गलती हो जाती है बेटा, जैसे वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा क्या लिखता है? आर्गन 4s2 3d3, और वो 3d की निकाल देता है, 4s की निकालनी है। किसके निकालनी है? आउटर मोस्ट 4s है, तो 4s को बाहर निकालना, 4s की निकालनी है। किसके निकालनी है? 4s। सब में 4s की निकालनी है, 4s आउटर मोस्ट है, डी इनर है। तो ये निकालने के बाद आपको निकालनी है इनकी, इनके निकालनी है, ये जो ग्रुप है इनकी, और आपको एक इधर निकालनी है, इतनों की निकालना। इससे वैसे तो डाटा गलत ही आएगा, वैसे डाटा क्या आएगा? गलत डाटा गलत आएंगे, क्योंकि स्लेटर कांस्टेंट पूरा सही नहीं है, लेकिन मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा डाटा गलत कैसे है, डाटा गलत है कैसे। हाँ, तो पूरी में से क्या है, एन, जैसे इसके लिए देखना है तो एनएस देखोगे, फिर n-1, फिर सारी एक साथ जोड़नी है, फिर सारी एक साथ जोड़नी है ना, उनका कोई मतलब थोड़ी है। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, ये सब कर लोगे। अब मैं इसका फिर आगे की चीजें सीधे बता रहा हूँ, ठीक है? तुम घर से करके लाना, तो कुछ तो चीजें आपको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेंगे, वो बता देंगे क्या नहीं मिली। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं इसके ट्रेंड्स बताऊं बेटा, तो जनरली पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, कैसे जाते हो बेटा? लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो आपका जेड इफेक्टिव आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। आप एक की और निकालना, मैं भूल गया बताना, इनकी बहुत अच्छी, ये जो सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट अच्छे से होगा ना, वो इनका ही होगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन पांचों का निकालना। 20 तक तो ढंग से काम करता है, उससे आगे तो गलती है, इसमें एकदम सही डाटा देगा। तब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना पीरियोडिक टेबल में, तो जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। जब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा बढ़ेगा, ही बढ़ती हुई वैल्यू दिखेगी। लेकिन जब आप अप टू डाउन जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा, चिन्ना सा, कितना सा? चिन्ना सा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? तो घटा तो किधर ही नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ा, अप टू डाउन जाने पे चिन्ना सा बढ़ा, और कांस्टेंट। न्यूक्लियस भी ताकतवर हो रहा है बहुत ज्यादा तरीके से, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लिथियम के बाद सोडियम 11 प्रोटॉन आते हैं, सोडियम आए समझ में, 11 प्रोटॉन खींच रहे होते हैं, पोटेशियम 19 प्रोटॉन खींच रहे होते हैं, अलग अलग खींच रहे हैं, सीजे में जाके तो 55 खींच रहे होते हैं। ताकत न्यूक्लियस भी तो मजबूत हो रहा है। तो आपको ये देखना, आपको ये क्या करना है, देखो आगे बात में। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको 20 तक, वैसे डाटा 20 तक से आएंगे, बाकी तो डाटा गलत ही है, पर आप एक बार करके तो आओ। तो लेफ्ट टू, एक तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे, तो लेफ्ट को रफ कॉपी में करना है, फेयर में नहीं करने। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अप टू डाउन जाने पे स्लाइटली बढ़ेगा, शुरू में एक दो में, फिर कांस्टेंट, फिर क्या मिलेगा? समझा क्या यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या जो रिपीट होते, देखो लेफ्ट राइट जाने बढ़ती है, अप टू डाउन जाने पे कांस्टेंट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो है। ये एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है? सोच लो, क्या ये एक कॉपर से एक्सप्लेन हो गई थी कि कॉपर 2 लेना पड़ा था? तो ये एटॉमिक हुई, क्या हुई बेटा? ऐसे में हर प्रॉपर्टी के साथ आपको पूछता जाऊंगा, आप बताते जाना, और लिख भी लेना, इसके जेड इफेक्टिव ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक प्रॉपर्टी, या वहां एग्जांपल में लिख लो जहां टेबल है। समझा के यहां तक? आगे का अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है? हाँ, अरे 2 पॉइंट छूट गया इधर, सुनो सुनो सुनो, 2 पॉइंट तो बताने भूल गए, छोरी से याद दिलाया, ये 2 पॉइंट छूट गए, 2 पॉइंट पढ़ाते हैं मेरे को।
आगे अभी कहां पढ़े जा रहे हैं। हाँ, अब जो बड़ा ध्यान से कि जेड इफेक्टिव क्या डिनोट करता है, कि सर जो जेड इफेक्टिव डिनोट करता है, अगर आप ध्यान से देखो कि जेड इफेक्टिव क्या फील किया बेटा, कि वो एक्चुअल प्रोटोन, जैसे हमने कहा कि जैसे सांची को 10, सांची क्या इसको शुभांशी को 10 जने पीटने आए, तो 10 जनों में से 8 ने पीटा, तो 8 लोग क्या इफेक्टिव क्या है बेटा। तो भाई न्यूक्लियस से 29 प्रोटॉन चले थे उस रामलाल इलेक्ट्रॉन को पीटने, और उस रामलाल को पीटे कितने लोगों ने, 3.7 ने। तो जेड इफेक्टिव क्या बताता है, उन एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है जो न्यूक्लियस को खींच रहे हैं। होने को तो 29 है, लेकिन उसको तो 4 के राउंड खींच रहे हैं। भाई शुभांशु को पीटने तो 10 आए थे, लेकिन वो 8 जने पीट पाए, बाकी का कोई मतलब था क्या। तो जेड इफेक्टिव क्या डिनोट करता है बेटा, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच गिव देयर अट्रैक्शन टू रामलाल इलेक्ट्रॉन, कि जो रामलाल इलेक्ट्रॉन है उसको जो अट्रैक्शन दे रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। कि जेड इफेक्टिव हमें एक्चुअली में क्या बताता है, उन रामलाल इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन मिल रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो 8 लोग जेड इफेक्टिव हैं, बाकी 2 को ताना व्यर्थ है। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है सिग्मा, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे सिग्मा क्या आया था 25.3, यहां से 29 प्रोटॉन आए, तो उसने 25 प्रोटॉन का इफेक्ट खत्म कर दिया था। तो सिग्मा क्या बताता है, उन प्रोटॉन की वैल्यू बताता है जिनका वैल्यू क्या होगी, नेग्लिफाई होगी। तो सिग्मा क्या हो गया, वो 2 लोग जो शुभांशु को पीट नहीं पाए, जो 2 लोग शुभांशु को पीटे, तो ये हमें पता है 29 प्रोटॉन चल के आए थे रामलाल को पीटने, लेकिन पीटा कितनों ने, 3.7 ने, बाकी 25.3 का क्या हुआ, कि सर बाकी 25.3 का जो इफेक्ट था वो इलेक्ट्रॉन ने रिपल्सन से खत्म कर दिया। किससे कर दिया, उन 25.3 ने अट्रैक्शन लगाया, अंदर के इलेक्ट्रॉन ने रिपल्सन लगाया, तो उन 25.3 प्रोटॉन का रहना और नहीं रहना कोई मतलब है क्या। तो सिग्मा हमें क्या बताता है बेटा, डिनोट नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर यूज्ड टू ओवरकम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण उन प्रोटॉन के नंबर जो खत्म हो गए, जिनका अट्रैक्शन क्या हो गया खत्म, उन प्रोटॉन का नंबर ही तो है वो, उनका कोई मतलब है नहीं रहा। अब देखो बेटा, देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास, देखो खुद की बात है, बचाना दूसरों को होता है, किसको बताना होता है। अगर मेरे पास क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है कि ये रामलाल इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके बीच में एक एस ऑर्बिटल आ जाए, मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट एक डब्बा, एक एस ऑर्बिटल आ जाए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये न्यूक्लियस से अंदर की तरफ खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन धक्का मार के इधर सामने धक्का मारेंगे, क्या एकदम अपोजिट धक्का मारेंगे, बढ़िया बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, और दोनों एक साथ है, दोनों का इफेक्ट दोनों एक साथ लगाएंगे नेट। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को मैं फिर से लिखूं बेटा, ये अपने पास न्यूक्लियस है, ये अपने पास रामलाल इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब यहाँ एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, बड़ा होता है, डिफ्यूज होता है, क्या होता है डिफ्यूज। अगर इस पे जो नेट लगेगा वो एक इधर लगाएगा तो एक रिपल्सन तो ऐसे लगाएंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, तो बताओ रिजल्टेंट पहले के कंपेरिजन में ज्यादा आएगा कि कम आएगा। वो दोनों तो एकदम सामने एकदम ऑपोजिट धक्का मार रहे हैं। भाई सुभाष को पीटने तो चंगू मंगू एकदम सामने आके खड़ी होगी, एक दूर से करे, ओए हाथ मत लगा लेना, हाथ मत लगा लेना हमारी बहन को। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। तो सेम कहानी है इसमें, इसमें क्या है सेम कहानी। क्लियर है, तो जो दूर से इधर से धक्का मार रहे तो क्या कम मार पाएंगे कि नहीं बचाएंगे, तो बचाएगा ज्यादा कौन, एस। ये समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, एस ज्यादा बचाता है। क्लियर है, पी थोड़ा कम बचाएगा, डी वाला और कम बचाएगा, क्योंकि बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन और दूर दूर है, डिफ्यूज है, कैसा है बेटा डिफ्यूज। एक तो ये हो जाए भाई सामने आके खड़े हो गए सुभाष के, एक थोड़ा दूर खड़े लेके रहता है, हाथ मत लगा लिए, उसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर, एक रोड के उस तरफ खड़े हैं, बीच में गाड़ी चल रही, दूर से कह रहे ओ हाथ मत लगा लिए सुभाष के, उसका क्या होगा, कम फर्क पड़ेगा, क्या रोने दे मार इसे। और लास्ट में आता है एफ वाला, कौन सा आता है, ये तो और बड़ा है बेटा, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हाथ मत लगा लिए बहन के, दिख ही नहीं रहा कहां पे, पीछे से व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा हाथ मत लगा लिए। तो मतलब इसका तो बचाना और नहीं बचाना कुछ है, एफ ब्लॉक का तो यूं मान लो बचाना नेग्लिफाई है, क्या है बेटा, बचाता ही नहीं है बिल्कुल भी, खुद को बचाने की बात नहीं, दूसरों को। अगर किसी के आगे 4F खड़ा है तो पीछे पिटता रहे, इसे कोई मतलब है नहीं। आ रही बात में, तो सबसे ज्यादा कौन बचाता है, एस, फिर पी, फिर डी, और सबसे कम एफ, क्योंकि एफ डिफ्यूज है। एफ क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो बचाएंगे कम। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मान लो मैं एक पत्थर लेके तुम्हें मारना शुरू करूं, तो तुम्हारे पास शील्ड है, कि कौन सी शील्ड उठाओगे, एस वाली उठाओगे कि पी वाली। पी वाले देखो ऐसा होता है, पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे होता है, बीच में से थोड़ा सा कनेक्टेड,
तो पी वाले में छेद है, क्या है बेटा? एक दो छेद से और के, अगर आप फेंक के मारोगे तो छेद में से पत्थर लग सकता है। डी वाले में तो और छेद है, एफ वाले में तो छेद ही छेद है। तो किसके पीछे में बचना पसंद करोगे? अगर आपको कोई शील्ड उठानी है तो ये एस वाले एकदम गोल है, उसके पीछे जाके छुपोगे अगर पत्थर से बचना है। तो कौन बचाएगा? एस। कौन बचाएगा? एस। तो खुद देख लो ना कौन सी शील्ड अच्छी है, एस, फिर एक छेद वाली ठीक है कम से कम, फिर दो वाली ये ठीक है, चार वाली, और इसमें तो छेद छेद है, क्या बचाना? तो सब ज्यादा कौन बचाता है? एस। और सबसे कम कौन बचाता है? एफ। इसलिए इसको बोलते कैसे? एस ऑर्बिटल कैसा है? स्पेरिकल सिमेट्रिकल। स्पेरिकल है, सिमेट्रिकल। तो इसकी सील्डिंग सबसे ज्यादा है, इसकी सील्डिंग है, मतलब अगर ये किसी के आगे खड़ा हो गया तो बहुत बचाएगा। एक डब्बे की बात हो रही है कि सर ऐप में तो 60 डब्बे होते हैं, 60 डब्बों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐप का भी एक डब्बा, एस का भी एक डब्बा। इसी तरह ऐप ऑर्बिटल क्या है बेटा? हाईली डिफ्यूज, हाईली, और इसके ये क्या करता है? सबसे कम शील्डिंग। आगे बात में तो बचाने की बात दूसरों को है, खुद को बचाने की कोई बात है नहीं। समझा क्या? चलो सर को, ठीक है, इसका आगे कल करेंगे।